मैंने अपने होटल के रूम में खुफिया कैमरा लगा रखा था। जब भी कोई लड़की रुकने के लिए आती तो उसकी नंगी वीडियो रिकॉर्ड करता और मैं बाद में अकेले बैठकर वीडियो देखा करता। एक दिन एक लड़की मेरे होटल में रुकने के लिए आई। वो बेहद खूबसूरत थी। मैं खुश हो गया कि आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे तो मेरे होश उड़ गए कि वो लड़की तो मेरी ही। मेरा नाम फरहान है। मेरा लाहौर में अपना एक छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं यहाँ लाहौर में नौकरी करने के लिए आया था। फिर खुदा ने मेरी किस्मत ऐसी पलट दी थी कि मैंने यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माँ बाप तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो लाहौर में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ आकर छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई थी और मैंने अपना एक होटल खोल लिया था जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। जिंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 9 लड़के काम किया करते थे। वो सब खाना बनाते थे और मैं उन लोगों पर नजर रखता था। मेरा होटल छोटा जरूर था लेकिन यहाँ का खाना बहुत मजेदार था। लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे होटल में आते थे। मुझे अपनी जिंदगी सबसे अच्छी लगने लगी थी क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र अब 25 साल हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन अभी तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता हुआ था। फिर एक दिन मैं अपने होटल में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब मैंने एक लड़की को देखा। वो मुझे पहली नजर में देखते ही भाग गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था। ये सोच रहा था कि ये क्यों परेशान हो और इसे क्या मसला है। अजीब सी बात है ना, मेरा उससे कोई रिश्ता था लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वो बेचैन होकर और दरखास्त भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि सर मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज इनकार मत करना और मुझे नौकरी दे दें। मैं बहुत दूर से यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ से नाउमीद होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते हैं और तो और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ मेल था। उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे नौकरी दे दी तो मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ है। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता। सारे लड़कों में एक लड़की, कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना हो जाए। बस इसी वजह से मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई मसला नहीं था क्योंकि मैंने अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। मगर इस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई मसला ना हो जाए। उसने फिर से कहा सर प्लीज देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका इतना मासूम चेहरा और उसकी इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैंने कहा कि ठीक है और मैंने उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए थे और बता दिया था कि तुम कहाँ पर काम किया करोगी। उसे मैंने सब्जी वगैरह काटने का, चीजों को फ्राई करने का और मसाले पीसने का काम दे दिया था। वैसे और काम करने के लिए तो मैंने बावर्ची रखे हुए थे। इस बात से वो बहुत खुश हो गई थी। उसने फिर से कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। आपने एक मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर आपने इस लड़के को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने इससे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी भी दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। आप देखना ऐसा ही ना हो कि वो कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वो अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की थी। वो लगातार काम कर रही थी, टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी और अब उसे मेरे होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। अपना 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। उसने मुझसे कहा था कि सर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने उसके एक बार कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए थे। उसने कहा कि नहीं मुझे इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं एक दिन के लिए आपकी बीवी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस के अंदर ले गया था और फिर मैंने उसे डांटा और कहा कि ये तुम कैसी बकवास कर रही हो। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ लफ्जों में मुझसे ये बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम किरण बताया था। उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे और शलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सर पर दुपट्टा भी था। वो
दिखने में जवान और बेहद खूबसूरत थी और मेरे होटल में काम करने लगी थी। मेरी डांट पर वो बहुत शर्मिंदा हुई थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी भी कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन एक दिन वो अचानक किचन से भागती हुई निकली थी। मैं हैरान हो गया था कि आखिर क्या हो गया है। मैं किचन में गया तो स्टाफ के सारे ही लड़के अपने अपने काम में मसरूफ थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि किरण यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है, क्या तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वो कहने लगे, नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे शक था कि जिस तरह से वो डर कर भागी है जरूर कोई ना कोई बात थी। अगले दिन जब वो सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें कल क्या हो गया था, कल तुम इस तरह से क्यों भाग गई थी? उसने कहा कि आपके होटल में काम करने वाला जो लड़का है जो सांवले रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं समझ गया था कि वो किसकी बात कर रही है। वो मेरे होटल में काम करने वाले अहमद नाम के लड़के की बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा कि हाँ, मैं एक साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वो बार बार कोई चीज उठाने के बहाने आता और आकर मेरे जिस्म के साथ टकरा जाता और कहता था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर उसने आज तो हद ही कर दी। आज उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर अपना हाथ मेरी कमर में डाल दिया और फिर मैं वहां से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें उस टाइम मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से भागने की जरूरत नहीं थी। मैंने अहमद को बुला लिया और कहा कि क्या तुमने ये इसके साथ ये हरकत की है? तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने के बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि जहां हम इज्जत से काम कर रहे हैं वहां हमारी इज्जत ही महफूज नहीं है, तो फिर हम वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द इन्हें कोठे की तरफ धकेल देते हैं। अहमद ने कहा, सर ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं आपके साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। इस लड़की को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, आपने इसकी बात पर यकीन कर लिया और आप मेरी बात पर यकीन नहीं करे। बात तो अहमद की भी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि ये लड़का ही गलत है, उसी ने ही लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फैसला ही कर लिया था कि मैं इससे निकाल दूंगा। मैंने अहमद से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो मेरे होटल से चला गया और जाते जाते कह कर गया कि सर इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और ये गलत जाहिर सी बात है। मैंने उसे काम से निकाल दिया था तो मेरी इस बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसका नाम भी बदनाम करते हुए वहां से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि सर आपने इस लड़के को यहाँ पर रखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मसले तो होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई मजाक बात नहीं, और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी बीवियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया तो कोई 6 साल से नहीं गया तो कोई 8 साल से नहीं गया होगा। ऐसे में खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द से इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी बीवी से नहीं मिला तो वो किसी भी औरत पर हाथ डाल देगा? वो आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था। उसने कहा कि आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहाँ है सर, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी बीवी से ही दिल नहीं बढ़ता बल्कि दूसरी औरतों पर भी नजर रखती हैं। मर्द तो बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी बीवी को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की इजाजत है तो वो इस चीज का बहाना न बनाए कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम के लिए ही कर रहे हैं, और किसी भी मर्द को अपनी पहली बीवी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो उसे सहारा दे, ना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करे। मैंने उससे कहा कि अगर किरण को काम पर मैंने रखा है तो इसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। मेरे दिल में किरण के लिए मोहब्बत भरा एहसास न होता तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने पुराने नौकर को नौकरी से निकालता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वो अपनी एक जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा थी या नहीं, उसके माँ बाप थे या नहीं, उसकी क्या मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की, आखिर वो यहाँ पर काम क्यों कर रही थी। मुझे उससे धीरे धीरे ये सब कुछ पूछना था और अगर वो कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। यहाँ तक कि मेरा अंदाजा था, मुझे नहीं लगता था कि वो शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो शादीशुदा है। वो कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। वो तो एक कम सुनसी जवान लड़की थी। जब होटल में रात को थोड़ा खाना बच जाता था तो वो खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर से मेरे लिए कुछ बना कर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था, लेकिन जो भी था उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है। वो कहने लगी कि आपके लिए मैं कुछ बना कर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लेती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो मेरे लिए अपने हाथ से गुलाब जामुन बना कर लाई थी। मैंने जैसे ही गुलाब जामुन खाए तो मैंने उससे कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि यही गुलाब जामुन तो मेरे होटल
होटल पर भी बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था और अलग भी उससे मैं पैसे दे दिया करता था और होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे और होटल का बचा हुआ खाना भी वो अपने घर ले जाती थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास और परेशान से रहती थी और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मसला है, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और दरखास्त भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं ये क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए मैंने उससे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था और जगह जगह पानी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ कस्टमर आए थे, लेकिन फिर भी वो चले गए थे। अभी होटल को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आप सब अपने अपने घरों को चले जाओ, बहुत टाइम बाद बारिश हुई है। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। किरण भी जा रही थी। इसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि वो वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वो अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वो क्या चाहती है, यही कि मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन उसने कहा, मैंने सुना है कि आपकी बीवी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई। तभी मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया ये सब? तो वो कहने लगी कि स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक बीवी एक आदमी के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी बीवी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, उसके बदले में मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उससे हैरान होकर देखा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो मुझे इस तरह से ऑफर दे रही थी, वो भी रात के टाइम पर, जब इस होटल में सिवाय मेरे और इसके अलावा कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वो क्या सोचता है? जाहिर सी बात है वो यही सोचेगा कि ये लड़की तो ठीक नहीं है। लेकिन वो शक्ल से ही बहुत ज्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसे भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के रूम में ले गया था। मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 दिन के लिए तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी बनाना चाहूँ तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। पहले उसने कहा कि हाँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नजर भर के देखने की कोशिश की तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और जमीन पर बैठ गई थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था और वो मुझसे माफी मांगने लगी थी। वो कहने लगी कि मुझे जाने दो, प्लीज सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। वो एक पल को कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसके एहसासात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका ज़मीर जाग गया था। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो, और खुदा के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। किरण ने कहा कि मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उससे कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वो मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था। हम लोग आबादी सब काफी दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, फिर अपनी अदाओं से लुभाने की कोशिश करती है, फिर मुझे गलत काम करने की ऑफर देती है और अब कह रही है कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक कर रही है और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है? अब ये जहाँ मुझे ले जा रही थी कहीं वहां पर मुझसे ये सब कुछ छीन ले, मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले, मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे, मेरे पास 2 महंगे महंगे मोबाइल भी थे। वो सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आज तो बारिश का दिन था। इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसे आज ही ये सब कुछ याद आ रहा था। क्यों? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मेरे दिलो दिमाग में हजार तरह की बातें आ रही थी जब अचानक से उसने कहा कि वो सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दे। ये घर मुझे बहुत छोटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था घर की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वो भी गाड़ी से उतर गई थी और हम लोग घर के अंदर चले गए थे। घर की हालत देखकर आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबी राज करती है। इस घर में कुछ भी नहीं था। सामने ही किसी बच्चे के टूटे फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया था कि लड़की शादीशुदा है और इसके तो बच्चे भी हैं, लेकिन जब वो काम पर आती थी वो बच्चों को तो अपने साथ नहीं लाती थी। शायद ये अपने बच्चे को घर पर ही छोड़कर जाती थी। बच्चे की चीजें तो पड़ी हुई थी मगर बच्चा कहीं भी नजर नहीं आ रहा
पड़ा था। यहाँ पर एक बच्चे की पुरानी सी वॉकर थी और कुछ खिलौने थे, उन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वो मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा जिस्म लाचार हो चुका था, लेकिन वो जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए पूछने लगा कि ये कौन है। उसने भी इशारे से बताया कि ये मेरे सर है, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, ये वहाँ के मालिक है। फिर उसने इस आदमी पर कंबल डाल दिया था और उसे पानी पिलाने लगी थी। उसने उसको दवाई भी खिलाई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि सर आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाओ। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक कमरा और था और बाहर सिर्फ एक छोटा सा सहन बना हुआ था। सहन तो मैंने समझाने के लिए कह दिया, बस एक छोटी सी ही खाली जगह थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया था और ये सोचने लग गया था कि घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। फिर किरण कमरे से बाहर आ गई थी और एक छोटी सी कुर्सी पर मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने कहा कि आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने उससे कहा तुम्हारे ये घर बहुत अच्छा है। फिर उसने मुझे बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वो मेरा शौहर है। ये सुनकर तो मेरे हाथ में उम्मीद का शीशा था वो चकनाचूर हो गया था, क्योंकि मैं तो उससे अपनी बीवी बनाना चाहता था और ये पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि मेरा शौहर बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, ये तो मैंने देख लिया, तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे शौहर को जिसकी ये हालत ऐसी होगी? उस पर किरण ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसे क्या हुआ था। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे शौहर के साथ आखिर हुआ क्या था? उसने कहा कि जब मेरी इससे शादी हुई थी तब भी ये ऐसा ही था। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी जो मफलूज था। आखिर किसने तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई थी? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? उसने बताया कि मेरी शादी को 3 साल हो गए। पहले सिर्फ इसके एक हाथ पर फालिज हुआ था। इसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी, क्योंकि वो एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन उसका दूसरा हाथ ठीक था। वो मुझे एक हाथ से खूब मारता था। खुदा ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 1 साल की थी। मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, उसे नमूनिया हो गया था और वो बुखार से तड़प रही थी, और फिर खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया, इसलिए क्योंकि इसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ आखिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे इसके हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे वालिदैन बहुत लालची लोग थे। ये उम्र में बहुत बड़ा है और इसने मेरी खूबसूरती देखते ही मुझे मेरे वालिदैन से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से यहाँ ब्याह कर आई हूँ उस दिन से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। ये अभी भी मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने कहा कि अभी भी तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? ये तो बीमार है। उसने कहा कि अब इसका फालिज बढ़ गया है और अब इसकी टांग पर भी फालिज का असर हो गया है। इससे कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता। ये बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन एक हाथ उसका अभी भी चलता है। उसने एक डंडा अपने पास रखा हुआ है जो इसके बेड के पास ही रखा रहता है, और उसे अपने हाथों की उंगलियों में पकड़कर जब वो गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और वो डंडे के साथ मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे जिस्म पर जो जख्म के निशान है वो किसी और को ना दिख जाए। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। यह आदमी मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रखती हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? और तुम इसके लिए पैसा भी कमाती हो, और इस आदमी के लिए तुम मेरे सामने भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं जो औरत को कुछ नहीं समझते, और वो भी एक ऐसी औरत को जो एक घटिया मर्द के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और इसका ख्याल रखती है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा ना करता, लेकिन गुस्से में मैं उसको इस तरह की नसीहत देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं? ये जैसा भी है पर है तो मेरा शौहर ही, और मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती। जब तक इसकी सांसें चल रही हैं मैं इसकी बीवी हूँ। मेरी जिंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ये मेरे साथ इसलिए बुरा कर रहा है क्योंकि ये मुझे भी बुरा बनाना चाहता है। ये सब तो जाएंगे ही जहन्नुम में, और इनसे सवाल भी जरूर किया जाएगा, उनको भी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया तो फिर मुझे भी सजा मिलेगी। मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? ये इस दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन खुदा के पास जाकर तो मेरी ही जीत होगी और ये सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि अगर ये मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्जाम मुझ पर ही लगाएंगे, लेकिन अगर ये अपनी मौत पर गया तब भी मुझे ही सब बुरा ही कहेंगे कि मैंने अपने शौहर को मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा शौहर ऐसी हालत में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता। यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि अपने बीमार शौहर को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है और धंधा करती है, ये गलत तरीके से पैसा कमाती है। वरना ऐसी लड़की जिसका शौहर ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और उसे मारता भी हो, फिर ये उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? मैं किस किस को जवाब दूं? मैं तंग आ गई थी, इसलिए सोचा कि इल्जाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत कर लेती हूँ। तभी आपको मैंने वो सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं वो सब कुछ
कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम नूर रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। वो बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों के इंतजाम करने गई हुई थी, लेकिन जब घर वापस आए तो मेरे शौहर ने मुझे इतनी जोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई थी। और जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने किरण की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पास जो पैसे थे वो सब कुछ रख दिए थे और उससे कहा था कि ये मोबाइल बेच देना और इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे शौहर को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम उसको बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और मैंने उसके शौहर से कहा कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रख रही है और तुम हो कि उसको नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम इसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे ना तो खुदा की कसम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उसे क्या बोल रहा हूँ। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे समझ आया था कि उसने क्यों अपनी बेटी का सामान वहां पर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी और हर चीजों पर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। मैं वहां से चला गया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी बुरी है कि लोगों ने एक तरफ औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वो अच्छाई भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं हो सकती, और वहीं दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि अगर मर्द औरत के कहने पर गलत काम करने के लिए इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मैंने तो किरण को इनकार किया था, वरना आज ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश भी हो रही थी और किरण ने मुझसे खुद कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इनकार करके ये साबित कर दिया था कि अगर मर्द ठीक है और गुनाह करने का इरादा नहीं रखता तो उसे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती। वो भी इस गुनाह से बच गई थी। सुबह किरण काम पर आती थी और मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वो भी अपने काम में बिजी रहती थी क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत भी थी अभी भी। लेकिन मैंने उससे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वो कभी भी मुझसे शादी करेगी क्योंकि वो अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो अपने शौहर को छोड़ने वाली होती तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैंने किरण को अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रख दिया था जहां पर वो हमेशा के लिए रहने वाली थी। लेकिन मैं उससे खुद जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। वो दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा था तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हुआ है या नहीं, क्या वो अभी भी तुम्हें मारता पीटता रहता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो। लेकिन एक दिन मैं उससे देखकर हैरान रह गया था। आज वो बहुत खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी सर मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से वो मेरे लिए कुछ खाने को बना कर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों तक वो मुझसे दूर दूर रह रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ सही से पेश आ रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा। मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या लाई हो तुम। तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल मेरी मेज के ऊपर रख दिए थे। मैंने उससे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया। तो वो कहने लगी कि नहीं मुझे इन्हें बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। दरअसल मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। मैं इसकी बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि ये सब कैसे हुआ। उसने कहा कि उस दिन के बाद ही रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली थी क्योंकि मुझे पता था कि अब ये लोगों की आखिरी बातें हैं। आगे मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था और आज मैं आपको इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ कि बहुत जल्दी मेरी शादी होने जा रही है और वो भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वो अपने शौहर के मरते ही इतनी जल्दी शादी भी कर रही है। अगर उसका शौहर दुनिया से चला गया तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। मुझे बताती तो मैं उससे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 5 तारीख को मेरी शादी है, आपको जरूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 5 तारीख 15 दिन बाद ही आ गई थी। उसने मेरे होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वो किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका भी अपने हाथ से जाने दिया। वैसे भी उसके शौहर को किसी ना किसी दिन तो मरना ही था। मैं ही उससे बात कर लेता तो मुझसे शादी करने के लिए कभी इनकार नहीं करती। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक मुझे हलचल की आवाज सुनाई दी थी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया था कि सामने कोई और नहीं बल्कि किरण खड़ी हुई थी और वो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई है क्या, सब ठीक तो है ना, और तुम्हारा शौहर कहाँ है, तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मेरा दूल्हा और मेरे होने वाला शौहर तो मेरे सामने ही खड़ा है। मैंने कहा कि क्या मतलब तुम्हारा, और फिर मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आप ही वही इंसान हो जिसने मेरी मदद
की और मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा, मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे अच्छा हमसफर मिल ही नहीं सकता। जब उसने ये बात कही तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे खुशी कितनी हो रही थी। मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था और खुशी में पूरी तरह से हैरान हो गया था। मैंने उसे गले से लगा ली और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली थी। वो मेरी बीवी है और हम दोनों अब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया। वो मेरे घर को अच्छी तरह से संभाल रही है और अब तो वो मेरे बच्चे की भी माँ बनने वाली है। फिर जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। वो कहती है कि ये मेरी वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ये वापस मेरी जिंदगी में आ गई। मैं इसका नाम नूर रखूंगी। मैं भी उससे कहता हूँ कि हाँ, तुम इसका नाम नूर ही रखना, बहुत प्यारा नाम है और तुम यही समझना कि तुम्हारी बेटी दोबारा से वापस आ गई। खुदा ने तुम्हें तुम्हारी नूर वापस कर दी। उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया था। उसके दम से मेरा होटल और भी ज्यादा अच्छा चल निकला था। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किरण के रूप में एक बहुत खूबसूरत और अच्छी हमसफर मिली है, क्योंकि मैंने गुनाह नहीं किया था। अगर मैं उस रात उसके साथ कुछ गलत काम करके अपनी हवस को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा उसकी मदद की थी और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी जिंदगी में आ गई थी। किरण की जिंदगी में अब सुकून आया है, क्योंकि जब वो अपने वालिदैन के पास थी तो उन लोगों ने भी इस पर बहुत तशद्दुद किए और शादी के बाद उसके शौहर ने भी इसकी जिंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वो बहुत सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है और उसे भी यही लगता है कि मेरी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। खुदा ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया था और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया था। वो मेरी बीवी है। वो मेरी मनपसंद औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंद की औरत से मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे किरण जैसी बीवी मिली है। वो मेरे लिए सबसे खास है। उसके होने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई और मेरी जिंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है।